अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सियासत के पर्दे में छुपी 27वीं आईनी तरमीम की। तो आपको बताएंगे इस्लामाबाद से आज की अहम तरीन सियासी पेशरफ्त के हवाले से हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया और इम्कान है कि ये बिल 7 नवंबर को सेनेट में पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का क़याम, एग्जेक्टिव इख्तियारात की ज़िलाई सतह तक मुंतकिली और यकसा निसाब तालीम जैसे निकात शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को ऐवान बाला में नंबर गेम पूरी होने का यकीन है और आज़ाद सेनेटर समेत इत्तेहादी जमातों की हिमायत हासिल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 20, BNP के 4, MKM के 3, ANP के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के एक सेनेटर हुकूमत के साथ हैं, जबकि आज़ाद सेनेटर्स मोहसिन नकवी, फैसल वाबडा, अब्दुल कादिर, अनवारुल हक काकड़ और असद कासिम भी हिमायत में वोट देने पर आमादा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल है और ये बिल इस बार पहले सेनेट में लाया जाएगा। उधर MKM ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ें जो हैं वो हुकूमत तक पहुँचाना शुरू कर दी हैं। आपको बताएंगे डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि जमहूरियत के सम्राट आम वोटर तक पहुँचने चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार के मुताबिक 26वीं तरमीम में हमारी तजावीज़ शामिल नहीं की गई, लेकिन हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि इस बार इन्हें अहमियत दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दामात उसके जहन में है। हुकूमत से बराह रास्त जब गुफ्तगू की तो हमने अपना वो पूरा दीप तकाज़ों के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है। आइन एक मुक़द्दस दस्तावेज ज़रूर है, लेकिन सहीफ़ाए आसमानी नहीं है, लिविंग डॉक्यूमेंट है और ज़ाहिर की ज़रूरत के मुताबिक, हालात की ज़रूरत के मुताबिक मुल्क की इस्तेहकाम के लिए उसमें अगर तरामीम अगर 26 हुई और 26 से पहले 25 अगर आईनी तरमीम है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। हाँ, डॉक्टर फारूक सत्तार की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने क्या कहा, इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं यासिर रशीद साहब और नुमाइंदा है सुनो न्यूज़ के इस्लामाबाद के फ़खर इमाम। सबसे पहले बात करेंगे फ़खर इमाम से। फ़खर, ये जो 27वीं आईनी तरमीम हो रही है और इसमें जो मुलाकातों का सिलसिला है, इसमें क्या पेशरफ्त आई है, सारी तफसील बताइएगा। जो पार्लियामेंट है उसमें इस वक्त अहम मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं। 27वीं आईनी तरमीम को जो है पास करवाने के लिए जो हुकूमत है वो मुतहरक हो चुकी है। इस वक्त जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उनकी जानिब से जो टास्क है 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए जो टास्क और इसमें इत्तफाक़ी राय हासिल करने के लिए जो इख्तियार है वो स्पीकर अयाज सादिक को सौंप दिया गया था, जिसके बाद जो स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से आज जो तमाम जमातें हैं उनकी पार्लिमानी पार्टियों का एक अहम इजलास जो है वो पार्लियामेंट हॉल किया गया था, जो अब ख़त्म हो गया है। इस इजलास में ज़राए की जानिब से ठीक है। अच्छा, हमें ये कहिएगा फ़खर के खालिद मकबूल सिद्दीकी की अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। क्या किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया? तो बताया जा रहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी QM का जो वफ़द है उसकी भी आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात तय थी, जो कि अभी पार्लियामेंट हाउस जिसमें है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनने जो 27वीं आईनी तरमीम का वो दिया है, MKM के वफ़द को दिया है, जिसके बाद जो है इस जो हुकूमती वफ़द है, जो MKM का वफ़द है, उसने अहम मुलाकात की है और जो 27वीं आईनी तरमीम पास करवाने के हवाले से ये बताया गया है कि जो MKM का वफ़द है उससे हमायत मांगी गई है 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए। इसके अलावा एक अहम मुलाकात और भी फैसल वावडा की और JUI के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, JUIF के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनकी भी एक उनके साथ फैसल वावडा की जो अहम मुलाकात है वो भी इस वक्त जो है वो जारी है, जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत की जा रही है। जी अच्छा, ये जो मुलाकात है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। फैसल वावडा अभी तक जो हमारी इतलात थी वो घर के बाहर मौजूद थे, क्या वो इस वक्त घर के अंदर चले गए फजलुर रहमान साहब से मिलने? ज़राए की जा रहा है कि मुलाकात इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर शुरू हो चुकी है और इस अहम मुलाकात में जो तर्जमान हैं JUIF के वो भी शरीक हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान और JUIF के जो तर्जमान हैं असलम गौरी वो भी इस मुलाकात में शरीक हैं और इस अहम मुलाकात में भी जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत जो है वो की जाएगी। जबकि जो ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है वो कौमी असम्बली से
14 नवंबर को पास करवाई जाएगी, जबकि सेनेट में ये जो तरमीम है इसको 7 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। ठीक है, फ़खर हमारे साथ ही रहेगा। यासिर, आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहला सवाल, 27वें आईन के असल सियासी मुहर्रिकात क्या नज़र आ रहे हैं आपको, कि क्या ये वाकई इस्लाहात के लिए बनाई जा रही है, इख्तियारात की नई तकसीम करने के लिए ये सामने लाया जा रहा है सारा मामला? हुकूमत का दावा तो ये है कि ये तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए लाई जा रही है, लेकिन अमली तौर पर सूबाई खुद मुख्तारी आप नहीं समझते कि महदूद होकर रह जाएगी? अच्छा, सबसे पहले तो शहरबानो शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये कि ये जानना ज़रूरी है कि क्या किसी के पास मुसव्विदा मौजूद है, जुज़ियात उसके मौजूद हैं या उसके निकात मौजूद हैं जिसके ऊपर बहस व मुबाहिसा हो। या तो ये हो कि खदोखाल उसके वज़ा हो चुके हों और आप उसके एक एक निकात के ऊपर बहस व मुबाहिसा कर रहे हों कि चलें 18वीं तरमीम के अंदर जो लूप होल्स बाकी थे वो यहाँ पे दूर कर दिए गए। अब आप जितने भी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, कल के आप सब लोगों के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, क्या आपको मालूम है कि किसी एक ने बताया हो कि ये कुछ करना है? जितने मुंह हैं उतनी ज़बानें हैं, सब के अपने मुसव्विदे हैं। बुनियादी तौर पे अब होता ये है कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो उस वक्त बातें ये की जा रही थी कि 9 माह लगे थे 18वीं आईनी तरमीम को लाते वक्त बहस व मुबाहिसे के ऊपर, तो क्यों इतनी उजलत से काम लिया जा रहा है? 26वीं तरमीम अगर आपने करनी है तो आप पहले बहस व मुबाहिसा करें, ऐवान ज़ेरी के अंदर उसे लेके आएँ, सब लोगों के उसके अंदर तासुरात जानें, फिर सब लोगों की सिफारिशात को शामिल करके सब कुछ जो है वो आप खदोखाल को वज़ा करके एक आईनी तरमीम जो है उसको तरतीब दे लें। लेकिन उस वक्त उससे पहले जो बातें हो रही थीं कुछ खदोखाल मुख्तलिफ दिखाई दिए। होता ये कि जब भी कोई तरमीम लाई जाती है उससे पहले कुछ हवाएं जो हैं उनकी समत तब्दील की जाती है। बहुत सारी ज़बानों से मुख्तलिफ मुसव्विदे सामने आते हैं। जैसे कि अभी अगर हम देख लें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं जो नई तरमीम के बाद उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। 2 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट किया जाएगा। जस्टिस कियानी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया जाएगा। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में मुबालगा रही ये की जा रही है कि उन्हें ओहदे से सुबुकदोश कर दिया जाएगा। इसी तरीके से तालीम को लेकर भी बातें हो रही हैं। ये होती हैं ख्वाहिशात को एज ए टेस्टर मार्केट के अंदर फेंका जाता है और फिर उसकी हीट जो है वो महसूस की जाती है कि किससे रिबटल किस तरीके का आया। आप पूछ लिए फैसल वावडा साहब से कि ये आईनी तरमीम है क्या, या पूछ लीजिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कि वो मुलाकात करके आए हैं तो क्या उनके सामने तमाम खदोखाल हैं। जितने भी आपको सियासतदान नजर आएंगे या जितने भी आपको सीनियर सहाफ़ी या तज्जियाकार दिखाई देंगे वो मुबालगा राई से काम ले रहे हैं या वो उन खबरों के ऊपर बात कर रहे हैं जिनके खदशात उनके जहन के अंदर पनप रहे हैं कि ये हो सकता है। अब आप ये देखिए कि एक बात है काबिल गौर जो समझने की है, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि देखा ये जाएगा, बहस व मुबाहिसा इस पे होगा कि आया 28वीं तरमीम पे जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता। यानी ये सिर्फ 27वीं की बात नहीं है। अगर तो 1-1.5 हफ्ते में ही ये तरमीम जो है मंजूर कर ली जाती है 7-8 दिनों के अंदर, तो फिर ये याद रखिए कि 28वीं तरमीम पे भी जाएंगे। और अगर इसको 3 हफ्ते लग जाते हैं तो फिर 28वीं तरमीम नहीं आएगी। इसके खदोखाल वजह होने दें। 1-8 दिन तक जब ये मुसव्विदा पेश किया जाएगा, कल के बारे में बात की जा रही है, परसों से ऐवान बाला के अंदर इसे लाने की बात हो रही है, तो उसकी बात भी ये कि खिलाफ मामूल है, पहले ऐवान बाला के अंदर लाया जाएगा क्योंकि ऐवान बाला में 64 वोट इनको दरकार है और 60 वोट इनके पास मौजूद हैं। मौलाना के पास जो फैसल वावडा साहब पहुंचे हैं, अगर मौलाना ना माने तो फिर प्लान बी के ऊपर ये जाएंगे। और प्लान बी के अंदर ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के 3 अराकीन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 3 अराकीन है, उनको अपनी तरफ किया जाएगा और इसके अलावा 2 आज़ाद सेनेटर्स हैं जिनको अपनी तरफ किया जाएगा। और नंबर गेम्स जो है वो 66 या 67 तक सेफ पैसेज के लिए रखी जाएगी। फिर ऐवान ज़ेरी की अगर बात की जाए तो ऐवान ज़ेरी के अंदर वोट जो है वो हुकूमत को जमीयत उलमा इस्लाम फे के बगैर भी पूरे होते दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी नंबर गेम वहां पे पूरी है। अगर आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया उनके साथ है, MQM उनके साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है, 125 अराकीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने। इसलिए वो पहले उस महाज के ऊपर जाना चाह रहे हैं जहां पे तंगी पेश आ सकती है। नीचे वाले महाज पे उनके लिए क्लैरिटी है। मौलाना से मुलाकात भी इसी ज़िमन के अंदर हो रही है। आने वाले दिनों के अंदर जब इसकी जो सिफारिशात अभी हैं मुख्तलिफ ज़बानों की, ये अमली शक्ल के अंदर आएंगी। अभी किसी के ऊपर भी बहस मुबाहिसा नहीं हुआ। अभी ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा ओहदा खत्म कर दिया जाएगा और किसी और को तफवीज कर दिया जाएगा। वहां पे सवाल ये पैदा होता है कि जो तफवीज किया जाएगा तो क्या मुस्तकबिल में वो ओहदा बार बार दोहराया जाता रहेगा, क्योंकि ये बड़े लंबे अरसे बाद वो ओहदा मंजर आम पे आया है। तो अभी इसके अंदर थोड़ी सी
तगोदो जो है वो लोगों को करने दे मेल मुलाकातों पे, फिर जब उसके खदोखाल वजह होंगे तो तब उसके ऊपर मजीद बहस हो सकती है। ठीक है यासिर, काफ़ी तफसील से आपने सारी सूरत हाल के हवाले से बता दिया कि ये होने क्यों जा रहा है और क्या क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो तो बिल्कुल इसकी मुखालिफत कर रही है और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मुखालिफत का इंदिया जो है वो सामने आया। आप क्या समझते हैं, कहा यह जा रहा है कि पहले के सेनेट में जो है इसको मंजूर करवाया जाएगा, तो इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी भी इनके साथ नहीं है, अपोजिशन पहले से ही साथ नहीं दे रही, तो ये सेनेट में आसानी से मंजूर करवा सकेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि मौलाना साहब अगर नहीं माने तो प्लान बी भी इनके पास मौजूद है। जब हमने देखा 26 में आईनी तरमीम के मामलात में मौलाना साहब को मनाने के लिए वो बिल्कुल एक लाइमलाइट में थे, मौलाना साहब हीरो का किरदार अदा कर रहे थे, सब लोग जा रहे थे, उनको मना रहे थे, वो आगे से नखरे कर रहे थे। खैर सब कुछ करने के बाद वो मान गए और उसके बाद उनकी जानिब से ये बातें सामने आई कि जो वादे मुझसे किए गए थे वो सब नहीं पूरे हुए। जो बातें हमारे से की गई थी कि इस 26वीं आईनी तरमीम में ये मुहर्रिकात होंगे, वो मुहर्रिकात मौजूद नहीं है। तो आप क्या समझते हैं अब इस दफ़ा मौलाना साहब कोई बड़ा कदम लेंगे? पहले सबसे पहले बात वही मैं अपनी दोहराना चाहता हूँ। आप कह रही हैं पीपल्स पार्टी मान नहीं रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया। बात यह है, अली जफर का अगर बयान उठा के देखें तो उन्होंने कहा जी मुसव्विदा सामने लेके आए फिर उसके ऊपर बातचीत होगी। Exactly. हम किसी भी मख्फी मुसव्विदे की हिमायत नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालिफत क्यों करेगी या क्यों कर रही है? कल एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक वकील हैं, खान साहब के अपने भी वकील हैं, उनसे एक सवाल किया गया कि मुसव्विदा तो तब सामने आएगा ना अगर वो पार्लियामेंट में जाएंगे। पार्लियामेंट में तो वो जा नहीं रहे, वो सबसे पहले सेनेट में जा रहे हैं, तो मुसव्विदों को नहीं, सेनेट में भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है ना, अली जफर सेनेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, मैं बात ये कर रहा हूं कि उनसे फैसल चौधरी से पूछा गया कि आप बगैर मुसव्विदा देखे इसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जैसे आप बगैर मुसव्विदा पढ़े इसकी हिमायत कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके से है कि मेरी एक शख्स के साथ नजरियाती इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर बातचीत मुअत्तल है और जब मुझे ये मालूम पड़ेगा कि अपनी किसी बात को मनवाने के लिए मेरे पास आ रहा है तो मैं इब्तदाई तौर पे उससे इनकार ही करूंगा। ये इंसानी फितरत है। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम की हुकूमत के अंदर थे तो उनके बारे में यह था कि अगले सदर के कैंडिडेट वो हो सकते हैं, उनके भाई के बारे में बातें थी, उनके बेटे के बारे में बातें थी, लेकिन बहुत सारे मौक़ों के ऊपर उन्हें यह लगा कि हुकूमत ने उनको डॉज किया, जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम से बैक स्टेज चले गए और वहां पे जाके उन्होंने अपनी मज़ाहमत शुरू दोबारा से करने की चाह रखी। इसी दौरान में मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की बात इसलिए पाइपलाइन के अंदर मौजूद है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे की जो शूरा है उसके अंदर यह राय पाई जाती है कि हम एक ही सौराख से बार बार डसे गए, हमने इन पे हर बार एतमाद किया, हर बार इनकी तरफ से हमें जवाबदेही जो है वो मुस्बत देखने को नहीं मिली। इस वजह से मौलाना को मनाना जरूरी हो चुका है और मौलाना खाइफ दिखाई देते हैं। मौलाना वो कहते हैं पैंदे सट्टी कोई गल नहीं मननगे, तो इसीलिए वो जब जाएंगे मुलाकात करेंगे, उसके जुजियात रखे जाएंगे, तो ये तमाम चीजें बाद में होंगी। ये आपको सारे के सारे एक ही सफ में खड़े हुए दिखाई देंगे। अभी बात यह है कि मैंने आपसे कोई मुतालिबा किया था आज से 6 माह पहले कि मुझे ये चीज चाहिए, 6 माह में अदवार तब्दील हुए, हालात तब्दील हुए, जिसकी वजह से मुतालिबात पूरे नहीं हो सके। मेरे पास यही वक्त है क्योंकि आपको जरूरत है, तो मैं उसी वक्त के ऊपर अपनी सिफारिशात दोबारा रखूंगा, अपनी डिमांड्स दोबारा रख के अपने तहफ्फुजात का इजहार करूंगा। इस वक्त को अगर मैं कैश ना कर पाया तो फिर मैंने अपने कारकुनान को क्या समझाना है, अपने पार्टी के लोगों को क्या समझाना है। तो इसलिए ये सारे गिले शिकवे आपको होते दिखाई देंगे, लेकिन एक दिन एक ही प्लेट में बैठ के सब खा रहे होंगे, एक ही सफ के अंदर, जब इसके जुजियात सबको फराहम कर दिए जाएंगे कि ये हैं और इसके ऊपर मिन्नवन अमल किया जाना। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में देखना ये होगा कि अगर 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो मुल्क के सियासी और इंतजामी नक्शे पर इसके क्या असरात होते हैं। बहुत शुक्रिया यासिर रशीद हमारे साथ मौजूद थे। सारे मामले से आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। अमेरिका में ट्रंप पॉलिसियों के खिलाफ एक खामोश मगर जोरदार अवामी बगावत देखने में आई है। न्यूयॉर्क के अवाम ने तारीख रकम कर दी है। पहली बार एक मुसलमान ज़ोहरान ममदानी शहर के मेयर मुंतखब हो गए हैं। युगांडा में भारतीय नयात खानदान में पैदा होने वाले और ख़ुद को मेहनत कश तबके की आवाज़ कहने वाले ज़ोहरान ममदानी ने ताकतवर लॉबियों, सेहोनी हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों और साबिक गवर्नर को मात दे दी है, शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। उनकी कामयाबी इस बात का ऐलान है कि न्यूयॉर्क अब माजी के तासुबात से निकल कर नए दौर में दाखिल हो चुका है। दूसरी जानब
वर्जीनिया की सियासत में भी एक नया बाब रकम हुआ है। गजाला हाशमी रियासत की पहली मुस्लिम और जनूबी एशियाई नयाद नायब गवर्नर बन गई हैं। हैदराबाद भारत में पैदा होने वाली गजाला हाशमी ने साबित कर दिया कि अमेरिका की सरजमीन पर मुसलमानों और एशियाई नयाद खवातीन के लिए अब दरवाजे बंद नहीं बल्कि खुल रहे हैं। यही नहीं, इसी रियासत में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को भी गवर्नर मुंतखब किया गया है, जो वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर हैं। ये फतह डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी एक नई तवानाई का पैगाम है। ज़ोहरान ममदानी ने अपने पहले खिताब में कहा कि ये शहर का सबसे बड़ा काम है। यहूदियों, मुसलमानों, मेहनतकशों, मुहाजिरीन सबका न्यूयॉर्क से वर्जीनिया तक की तब्दीली लेकर आएंगे। इस हकीकत का सबूत है कि जब आवाम खौफ के बजाय उम्मीद को वोट देते हैं तो तारीख से लिखी जाती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी न्यूयॉर्क से फ़ारूक मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और दूसरी हमारी गेस्ट है माहिर बैन-अल-अक़वामी अमूर डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हमने देखा कि ज़ोहरान ममदानी की जीत के पीछे मेहनत कश तबके और अक़लियती वोटर्स का बड़ा किरदार बताया जा रहा है। क्या वाकई तबकाती बगावत थी या ट्रंप पॉलिसियों का रद्द-ए-अमल था? अब जब ज़ोहरान ममदानी कामयाब हो चुके हैं तो क्या असरात देख रहे हैं आप शहर में? थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बड़ी एक विक्ट्री हुई है डेमोक्रेट्स की, ख़ुसूसी तौर पे जो ममदानी की जो विक्ट्री है। इस वक्त पूरा अमेरिका जो है, जितने भी सोशल साइंटिस्ट और जो सोशल मीडिया, इसके अलावा जो मेन मीडिया, वो सिर्फ ममदानी के अलावा कोई चीज़ और डिस्कस नहीं कर रहा। जी हाँ। बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ममदानी को खुद मार्केट कर रहे थे। उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा उसका नाम लिया, उसको चैलेंज किया और यहाँ तक कहा कि अगर वो जीत गया तो वो सिटी को टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन उसके मुकाबले में आज ममदानी ने विक्ट्री के बाद जो उन्होंने उसका जवाब दिया है वो भी उसी तरह एक बहुत ही थ्रेटनिंग है, क्योंकि ख्याल किया जा रहा था कि ट्रंप जो है वो एज ए प्रेसिडेंट और एज ए मेयर वो ये काम कर सकते हैं कि वो सिटी को टेक ओवर कर सकते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ममदानी जो है वो एक थ्रेट टू द कंट्री हैं और वो रेडिकलाइज हैं और एंटी सेमिटिसिज्म और उनके क्रेज़ी ख्यालात हैं। और लेकिन आज के जवाब के बाद वो ट्रंप का ये रिएक्शन सामने आया एक डिफरेंट अल्फाज में। उन्होंने कहा कि इसकी बेसिक वजह विक्ट्री की ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शट डाउन है, और दूसरा फ़नी अंदाज में उन्होंने कहा कि उनका नाम जो है बैलेट पे नहीं है। तो ये एक बहुत ही कमज़ोर सा उनका रिस्पांस है। अभी जो ममदानी की जो जीत है, बेसिकली जितने भी यूथ है उनके साथ खड़ी हुई है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जब से वो इलेक्ट हुए हैं उन्होंने स्वाय हैरेस करने के, पकड़ दगड़ के तकरीबन 1.5 मिलियन इमिग्रेंट उनको निकाला, और रोज़ाना आइस वो घरों पे छापे मारती है, और ऐसे वो लोग 20-20, 25-25 साल से जिन्होंने ज़िंदगियां यहाँ गुजारी हैं उनको भी वो पकड़ पकड़ के फेंक रहे हैं। उन्होंने जो वादे किए थे कि वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाएंगे, वो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी वो करेंगे और आम आदमी को उनका राइट्स दिलाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर सके। बल्कि अमेरिका के अंदर जो है वो पॉवर्टी एलिवेट हो गई, जॉब्स लॉस हो गई, और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी है अमेरिका की जो है वो इस वक्त इस स्टेज पे है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन है। ममदानी जो है वो इसलिए भी वो लीड ले गए कि उन्होंने आम से जो आम आदमी का जो वो उसका नैरेटिव उन्होंने लिया, जिस तरह जो है कि रेंट और हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, और इसी तरह जो क्राइम प्रोटेक्शन है। ठीक है, कहा कि जो ठीक है, मामला थोड़े बेहतर हुए हैं। फारूक साहब, डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगी। ज़ोहरान ममदानी और गजाला हाशमी की कामयाबी को आप आलमी सतह पर मुसलमान शनाख्त के तनाजुर में किस नज़र से देखती हैं, और क्या ये नताइज इस बात का इंदिया है कि अमेरिका में ट्रम्पिज़म और इंतहा पसंद कौम परस्ती का बयानिया अब ज़वाल पजीर हो चुका है?
देखिए, एकदम से ज़वाल पज़ीर कहना क़ाबिल वक्त होगा, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा सोशल चेंज है। और जैसे कि आपने देखा कि न्यूयॉर्कर्स ने ये बात साबित की है कि वो इमिग्रेंट्स का ही जगह है, वो बड़ी डाइवर्सिफाइड कल्चरली और रिच एक हब है न्यूयॉर्क का, यूएसए का। न्यूयॉर्क की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये कि उसमें इमिग्रेंट्स को जो जिस तरह से कदगन लगाए जा रहे थे, जैसा कि भी सर ने भी फरमाया, तो उसके बाद से आपने देखा कि न्यूयॉर्क जो है वो इस मोर्सी सियासत और इस इस्लामोफोबिया और इसमें जो अवाम में तकसीम है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और ये नौजवान नस्ल ने साबित करके दिखाया है, पूरी दुनिया की तरह अमरीकी नौजवान और जेनजी ने भी ये बात साबित की है जनाब कि पूरी दुनिया की तरह जो अब नई नस्ल है वो इस तरह की जो टिपिकल पॉलिटिकल सिस्टम है उससे आप देखेंगे जो नौ मुंतखब जो मेयर हैं ज़ोहरान हमदानी, उन्होंने अब देखिए 1892 के बाद से शहर के बनने वाले सबसे कम उम्र शख्स हैं, जनूबी एशियाई पहले इंसान है, मुसलमान पहले मेयर हैं और अफ्रीका के शहर में किसी पैदा होने वाले सबसे पहले मेयर हैं। तो यही सब बातें जो थी, यही उनकी स्ट्रेंथ बनी है एक स्ट्रॉन्ग आज़ाद उम्मीदवार को। रिपब्लिकन देखें वो 3rd नंबर पे हैं, उनको हराने में यही चीज़ें थी, क्योंकि वो जो नस्ली तफरीक है जो ना सिर्फ उसका ब्लैक अमेरिकन उसका शिकार थे, तो सिर्फ वाइट अमेरिकन का न्यूयॉर्क नहीं है, सिर्फ वाइट अमेरिकन का अमेरिका नहीं है। ममदानी की जीत ने इस बात को साबित कर दिखाया है कि न्यूयॉर्क जो है वो डाइवर्सिफाइड कल्चरल हब है और वो किसी भी किस्म के नस्ली तफक्कारात से बिल्कुल आज़ाद है। और इसमें मतलब ये एक इंसान की जीत के अलावा इसमें वो सारे वो लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस डिस्क्रिमिनेशन का बहुत सदियों से शिकार थे। और अब देखिए जो इतना ह्यूज टर्न आउट हुआ 1993 के बाद से, इतना बड़ा टर्न आउट दहाइयों के बाद जो न्यूयॉर्क ने देखा है कि जनूबी एशियाई कम उम्र मुस्लिम तरीन में थे, तो इस बात का सबूत है कि जो नस्ली इम्तियाज था वो बहुत दहाइयों से पनप रहा था न्यूयॉर्क में, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता था। और ये जो एक इमेज था वाइट अमेरिकन ने जो पोर्ट्रे किया हुआ था उसका, वो एक्चुअली शटर्ड हुआ है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी थी, नस्ली इम्तियाज भी पाया जाता था और जॉबलेसनेस कितनी बुरी, बहुत के लोग बहुत मुतासर थे और कितनी स्ट्रगलिंग फेज में थे, रेट्स कितने हाई थे। तो उन्होंने पहले तकरीर में भी जो बात की सेनेगाल की, उज़्बेक की, मुख्तलिफ मतलब ममालिक की और मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात की। एवं उन्होंने जूश का जिक्र भी किया, वही जूश न्यूयॉर्कर्स जो उनके खिलाफ थे, जो उनको कम्युनिस्ट और ट्रम्प की तरह ऐसे मतलब अलकाब से नवाज रहे थे जनाब, जैसे कि कम्युनिस्ट हैं, क्योंकि वो इसराइल के जो है वो खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में मुस्तकिल बुनियाद पर बोलते रहे हैं। तो ये सारी उनका बहुत ज़्यादा वोकल होना भी वजह बना है। लेकिन ये एक क्लास नहीं थी, ये वो सारे न्यूयॉर्कर्स हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं, जिनमें से हम आप देखिए जनूबी एशियाई कितने मुसलमान हैं वहाँ पे, या इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, हिंदू मुसलमान को निकाल कर अगर हम बात करें तो खुद यूएस नेशनल न्यूयॉर्क में जो पाए जाते हैं वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बने ज़ोहरान हमदानी की, क्योंकि वो इस नस्ली इम्तियाज का शिकार थे। तो दुनिया के सामने इस जीत से न्यूयॉर्क का और इस यूएस का एक नया इमेज सामने आया है कि इतनी ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन सुपर पावर में भी हो रही थी। तो ये एक जीत एक इंसान की जीत नहीं है, ये उस नस्ली इम्तियाज को मिटाने की जीत है, एक नया मैंडेट जो लेकर आया है कि नई तर्ज की सियासत यहाँ पर की जाएगी और इस नई तर्ज की सियासत में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों का ख्याल रखा जाएगा, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी इम्तियाज के। नहीं देखा जाएगा कोई जूश है, मुसलमान है, हिंदू है, या उसका रंग नस्ल क्या है। फारूक साहब, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने कहा कि हमने देखा कि उन्होंने अपनी स्पीच में ममदानी साहब ने मुसलमानों का जिक्र किया, उन्होंने मुहाजिरीन का जिक्र किया, उन्होंने कहा ये शहर मुहाजिरीन का है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये अमरीकी खारजा पॉलिसी में किसी नए तवाज़ुन की झलक बन सकती है? और दूसरा, हमने देखा कि जब ये वोटिंग का अमल जारी था और इससे पहले गुफ्तगू की जा रही थी कि जो पलड़ा है वो ज़ोहरान ममदानी का भारी है, तो उस पर ट्रम्प का बयान सामने आया था कि अगर ममदानी जीत गए तो हम न्यूयॉर्क को विफाकी फंड्स नहीं देंगे। तो क्या ये मामलात फिर आगे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे? आपकी आवाज़ थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी, बहरहाल जितनी समझ आई है मैं उसका रिस्पॉन्ड करता हूँ जी। देखें, ये जो ममदानी की जो जीत है, डेमोक्रेट की जो जीत है, ये बेसिकली ये इसने मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ उनको एक दफ़ा फिर इकट्ठा कर दिया है। एक जो खौफ व हरास की एक फ़िज़ा थी वो ख़त्म हुई है, एक नौजवानों में एक इग्निशन हुई है, इग्नाइट हुए हैं। आज टाइम स्क्वायर में रात के आखिरी पहर तक इवन के फ़लस्तीन के हवाले से नारे लगाए गए और वहाँ वो अरबी जो हैं वो बड़ी लाउड डांस भी किए और उन्होंने अपनी धुनें भी बजाई। तो वो यही नहीं बल्कि गली कूचों में हमने देखा कि एक डाइवर्सिफाइड एक माहौल
लोगों का माइंडसेट जो था वो बिल्कुल, लोग मायूस हुए थे जी और खौफ से डरे हुए थे कि कब कोई आएगा लेके चला जाएगा। आज उसने ये वाज़े ये मैसेज दे दिया कि आइस या कोई भी जो एजेंसी है उसको हम कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी भी इमिग्रेंट को वो वो पकड़े और उसको डिपोर्ट करे। सही और फिर हमने देखा कि जो एक जूइश जो कम्युनिटी है, जिस तरह भी हमारी साथी ने बात की है, वो एक बहुत बड़ा एक यहूदियों की तरफ से एक एक किस्म का बाइकआउट था। लेकिन जितने भी ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने ममदानी को बाकायदा तौर पे एंडोर्स ही नहीं किया बल्कि उसकी कैंपेन भी की। तो ये एक जो इंटरफेथ और रिलीजियस जितने भी सेक्टर्स हैं, यूथ है, मैन एंड वुमेन, और ये एक ऐसा ये एक दोबारा हमने देखा कि एक यूनिफाइड एक माहौल पैदा हो गया है। अभी सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो इकट्ठी नज़र आती हैं। तो अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह उन्होंने कहा कि वो फेडरल एड जो है वो नहीं देंगे, फिर उन्होंने जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े जो लीड थे उनको भी मोटिवेट करते रहे और तकरीबन $14 बिलियन जो है वो उनके प्राइमरी जो उनकी फतह थी उसके बाद से काफ़ी सारे बड़े जो प्लेयर थे वो यहाँ से फ्लोरिडा और दीगर रियासतों में चले गए। अब ये एक दूसरा ये भी चैलेंज होगा क्योंकि ममदानी ने ऐलान किया है कि वो टैक्स लगाएंगे जो रिच हैं और वो लोग जो प्रॉफिट बना रहे थे। इसी तरह जो हाई राइज बिल्डिंग है, हाउसिंग, उन्होंने कहा कि वो एडवांटेज ले रहे थे, रेंटल बहुत ज़्यादा है। तो अब ये लोग जो हैं उनके लिए एक चैलेंज होगा। बिल्कुल ठीक है। हमने देखा कि अमेरिकी ट्रंप पॉलिसियों के खिलाफ अवामी बगावत खुलकर सामने आ गया। न्यूयॉर्क ने पहली बार मुस्लिम मेयर जो हैं उनको मुंतखब कर लिया। बहुत शुक्रिया, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, सारे मौजूद कर रहे थे। फारूक मिर्ज़ा साहब और डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम इस पर बात कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची एयरपोर्ट पर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों को ऑफ रोड किए जाने का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक FIA इमिग्रेशन ने गैर एलानिया तौर पर यह पॉलिसी नाफिज कर रखी है कि पंजाब से जारी करदा पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर कराची से अपना पहला गैर मुल्की सफ़र नहीं कर सकते। हत्ता कि साइप्रस जैसे ममालिक जाने वाले मुसाफिरों को भी रोक दिया जा रहा है। FIA अफसरान को हिदायत दी गई है कि ऑफ लोड किए गए मुसाफिरों की रिपोर्ट रोज़ाना सुबह शाम जमा कराएं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ में सैकड़ों मुसाफिरों को मुख्तलिफ परवाज़ों से ऑफ लोड किया जा चुका है, जिनमें उम्रा ज़ायरीन और मुलाजमत के वीज़े पर जाने वाले शहरी भी शामिल है। सिर्फ आज सऊदी एयरलाइन की परवाज़ जो है 709 से 57 मुसाफिरों को रोक दिया गया, जिनमें 35 उम्रा ज़ायरीन शामिल हैं। मुसाफिरों के मुताबिक उनकी टिकट ज़ाया हो गए और लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दूसरी जानिब हमने देखा कि एयरलाइंस और FIA की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ऑफलोड मुसाफिरों के पासपोर्ट पर ऑफलोड की मोहर भी नहीं लगाई जा रही। ज़राए का कहना है कि कौमी और निजी एयरलाइन भी दबाव के बायस पंजाब के मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड जारी करने के बावजूद ऑफलोड कर रही हैं। सूरत हाल ने शहरियों में शदीद बेचैनी पैदा कर दी और मुतासरा मुसाफिरों ने वफाकी वजारत दाखिला और FIA हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस पर। अमार जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हैं साबिक DG FIA। अमार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो सारी सूरत हाल सामने आ रही है, क्या FIA किसी तहरीरी नोटिफिकेशन के बगैर सिर्फ ज़बानी या व्हाट्सएप अहकामात पर मुसाफिरों को ऑफलोड कर सकते हैं? और ये जो मामला है, पंजाब के पासपोर्ट होल्डर्स को सिंध से, कराची से फ्लाई नहीं किया जाएगा, ऑफलोड कर दिया जाएगा, ये किस कानूनी हैसियत से किया जा रहा है? देखिए, SOP वाला तो इशू है इंटरनल के, मैंने चेक कर लिया है। पहली बात तो ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सही। जो पहले 40 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको इसलिए कहा जा रहा है कि वो वहाँ से जब गायब हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट के लिए एम्बेरसमेंट होती है। पहली बात तो ये है। उनमें भी ये है कि अगर उनके साथ कोई बड़ा मौजूद है तो वो जा सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी, ये जो ख़ास रेंज है ना ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जो आप सबको पता है कि ये पंजाब के इलाके के हैं,
उनको ये कहा जा रहा है कि उनकी ख़ास चेकिंग होगी, पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया में होती है। हम खुद जाते हैं तो चाइना वगैरह के एयरपोर्ट के ऊपर वो हालांकि वीज़ा लगा होता है, सब कुछ होता है, तो वो एंट्री के वक्त कई चीज़ें मांगते हैं और वहाँ पे अगर हमारे पास लेटर ना हो कि जी किसने हमें इनवाइट किया, तो हमारे लिए मसले बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, ये पहली बात तो ये गवर्नमेंट का ये हक है कि वो उन लोगों को बाहर न जाने दे जो स्लिप हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर वो रोक रहे हैं तो नेचुरली किसी कानून के तहत ही रोक रहे होंगे, और ये इमिग्रेशन जो अथॉरिटीज़ होती है किसी मुल्क की भी, ये लोकल बंदे के पास ये हक होता है कि कोई डाउटफुल आदमी तो उसको रोक सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे भी हम बात करेंगे, आप जो FI इमिग्रेशन के लोग हैं उनसे भी आप लेकर आके लाइव ला के उनसे बात करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इससे मुल्क बदनाम होता है। एक आदमी भी अगर यहाँ से स्लिप हो जाए गलत कागजात के ऊपर या डाउटफुल कागजात पे, जो ह्यूमन स्मगलिंग और चीज़ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चीज़ है, इन दोनों के कम्बिनेशन बहुत डेंजरस हैं आपस के अंदर, तो उससे मुल्क बदनाम होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये हम सब की एज ए पाकिस्तानी जिम्मेदारी है कि हम इसको क़वानीन की सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराएँ। जी प्लीज़। ठीक है अमर जाफरी साहब, हमने देखा कि अभी बताया कि जा रहा है कि 35 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन जो हैं उनको ऑफलोड किया गया। क्या वो सारे इसी शको शबू के लिहाज से कि ये जो हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जा रहे हैं? फिर सबसे बड़ा मसला है कि अगर किसी को बोर्डिंग के बाद आप ऑफलोड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगनी चाहिए ऑफलोड की, वो क्यों नहीं लगाई जा रही है, उसकी क्या वजह है? गुजारिश ये है कि उम्रा करने जो लोग जाते हैं वो वहाँ से गायब हो रहे हैं, या वो वहाँ पे भीख मांगते हैं या ऐसी बातें करते हैं जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। तो जो मेरी इत्तला के मुताबिक सिर्फ नौजवान लोगों को रोका जा रहा है, वही मर्दों को रोका जा रहा है जिनके ऊपर आप शक कर सकते हैं कि ये वहाँ से गायब हो जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि उसमें भी ये कहा गया कि उनको किसी बुजुर्ग के साथ हैं अपने, और वो नादरा की जो वो है वो साबित कर दे कि इनकी वालिदा है या वालिद है, तो उसको नहीं रोका जा रहा है। ये डिसइंफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ। ठीक है, सारे मामला को देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद। आपको बताएंगे ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज एहतताम पजीर हो रही हैं। शहर भर में मजहबी जोश जज्बे की फ़ज़ा है, तालीमी इदारों में आम तातील है, जबकि गुरुद्वारा जन्म स्थान से निकलने वाला जुलूस 7 गुरुद्वारों से होता हुआ गुरुद्वारा क्यारा साहब पर एहतताम पजीर होगा। मरकज़ी तकरीब के एहतताम पर भोग की रस्म और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। भारत, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्री अकीदत के साथ शरीक हैं। यात्री हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजामात पर इजहार तशक्कुर कर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। आपको बताएं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बाबा गुरु नानक ने भाईचारे, अमन और रवादारी का पैगाम दिया और करतारपुर राहदारी पाकिस्तान के बैनुल मज़ाहिब के आज़म की रोशन मिसाल है। मज़ीद तकरीबात का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक चौधरी। जी तारिक। बिल्कुल, बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात जो कि 3 दिन से जारी हैं, आज इसका आखिरी रोज़ा है और नगर कीर्तन का आगाज़ हो चुका है। गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी साहब में बराजमान कर दिया गया और ये नगर कीर्तन ननकाना साहब में मौजूद 7 गुरुद्वारों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान में आकर इख्तिताम पजीर होगा और नगर कीर्तन की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के 3000 पुलिस से ज़्यादा पुलिस जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों से 2000 जो हैं एहलकार वो भी तैनात हैं और यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जो ननकाना साहब से तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक का जो इलाका है उसमें रेड कारपेट बिछा दिए गए हैं, जिस पर से गुजरकर नगर कीर्तन ननकाना साहब में मौजूद गुरुद्वारों में जाएगा और शाम को इस भोग की रस्म से इस तकरीबात का इख्तिताम हो जाएगा। जी, प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।